Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So, class 12 students, as you all know that we have completed our chapter named as the EMI thoroughly. और हम लोगों ने इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द रेफरेंसेस एंड इम्पॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों ने कुछ टॉपिक इसी चैप्टर से पिक करके यहाँ पे लेके आए. And our last lecture was totally dedicated on the transformer. So by the end of yesterday's lecture we can conclude that we have completed the EMI. Now what is the purpose of having this lecture on the EMI? So as I told you earlier that we are going to have one more lecture which relates with the some of the important thinking skill numericals जिन्हें हम लोग HOTS numerical बुलाते हैं. तो आज के लेक्चर में ही ऐसे कुछ हॉट्स के न्यूमेरिकल के बारे में बातें होंगी, उनके सॉल्यूशन के अप्रोच के बारे में बातें होंगी, उसमें कैसे आप लोगों को डील करना है. वी विल टॉक अबाउट दैट. रेगुलर न्यूमेरिकल जो भी आपके टॉपिक से बेस है तो टॉपिक से बेस ही होंगे पर थोड़े से ट्विस्ट के टर्म्स के साथ होंगे. इनमें कुछ हॉट्स न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी हैं, कुछ आपके बियॉन्ड यानी आउट ऑफ द रेंज ऑफ द एनसीईआरटी भी हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नहीं है बट फिर भी सीबीएसई में पूछे जाते हैं. एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द फिजिक्स जो हमें अपने दिमाग में क्लियर करना है. सो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, लेट्स बैक टू द हॉट्स न्यूमेरिकल. बट बिफोर गोइंग टू द हॉट्स न्यूमेरिकल आई वांट टू डिस्कस वन स्मॉल टॉपिक. एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ थ्योरेटिकली डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा. तो चलिए पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं. And that topic is called eddy current. Okay, so near about I think 1895 के आसपास. So in 1895 this current was introduced. So इससे पहले जब भी करंट को इंट्रोड्यूस या जब भी करंट को इंड्यूस किया गया, जब भी उसको पढ़ा गया, so करंट हमेशा कॉइल के अंदर बना. कॉइल मीन्स वायर क्लोज लूप की फॉर्म में था और आपके पास उस वायर के अंदर करंट बन रहा था, चाहे आपके उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है व्हाटएवर बी दैट, बट वायर कॉइल की फॉर्म में था. बट इट हैज बीन फाउंड इन 1895 that current is not only produced in the coil, the current can also be produced or induced into the sheet. यानी करंट आपका केवल वायर वाली कॉइल में ही नहीं, करंट आपकी शीट के अंदर भी बन सकता है, मेटालिक ब्लॉक के यानी मेटल के पीस के अंदर भी बन सकता है. और उसी करंट को जो मेटालिक पीस या फिर मेटल ब्लॉक में बनता है उसी करंट को हम लोग एडी करंट बुलाते हैं. व्हाई इट इज सो, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. सो प्रेजेंटली नाउ आई हैव टेकन अ मेटालिक ब्लॉक. मैंने यहाँ पे एक मेटालिक ब्लॉक ले लिया, क्लियर है, मेटल का पीस ले लिया यहाँ पे, ठीक है. So metal piece, when I am representing the word that I am using the metal block, I am using the block, I am using the sheet. It means I am talking about such geometrical structure whose area is more considerable as comparison to its length. यानी जिसमें area more considerable हो, area more important हो, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो जैसे ही आप एक मेटालिक ब्लॉक के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, सो इफ यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द मेटालिक ब्लॉक, सो डेफिनेटली अगर आप B को चेंज करते हैं, सो योर मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, एंड व्हेन योर मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, EMF विल इंड्यूस, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट इज गोइंग टू इंड्यूस. सो कॉन्सेप्ट वही है, पर जो चीज यहाँ पे बदला वो ये कि when the EMF is induced, जब वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से चार्जेस मूव करेंगे, these charges will start moving in a circular loop form. आपके जो चार्जेस हैं वो उस मेटालिक ब्लॉक के एरिया के ऊपर अक्रॉस द एरिया वो सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में मूव करना शुरू कर देते हैं. और इन्हीं सर्कुलर रोटेशन की वजह से करंट बनेगा. बट इस बार जो आपका करंट है, दैट करंट वुड नॉट अलोंग द लेंथ, यानी वो करंट अलोंग द लेंथ नहीं जाएगा, वो करंट उसके एरिया पर बनना शुरू होगा, वहीं पे गोल गोल घूमना शुरू करेंगे. और इसी करंट को आप लोग क्या बुलाएंगे, एडी करंट. ओके,
दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज पार्टिकल आर गोइंग टू अक्रॉस द एरिया। वो एरिया के अक्रॉस मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार जहां पे आप लोग ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हो, मीन जिसके रिस्पेक्ट में आप लोग फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, वो शीट है, वो मेटालिक ब्लॉक है, यानी एक ऐसा आइटम है जिसका एरिया इज मोर कंसिडरेबल, यानी इसका एरिया इज लार्जर। एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उसे मूवमेंट करने की जगह ज्यादा मिलेगी। मतलब आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी R इज इक्वल टू रो L बाय A, अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके जो करंट सेटअप है, वो हमेशा उस तरफ ज्यादा सेट होता है जहां पे रेजिस्टेंस फैक्टर कम से कम होगा। सो अक्रॉस द एरिया वो फ्लो करना शुरू करेंगे और वहां पे करंट बनाएंगे जिसे आप लोग क्या बुलाएंगे, एडी करंट। सो व्हाट इज द एडी करंट? द करंट इंड्यूस और द करंट सेटअप across the area means across the surface of sheet और metallic block, या तो मेटालिक शीट के ऊपर या मेटालिक ब्लॉक के ऊपर जो करंट बनता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉन्सेप्ट वही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा आपको, बट इस बार जो करंट बनेगा वो ब्लॉक के ऊपर ही बनेगा, यानी उसके सरफेस पे ही बनेगा। दैट करंट इज नोन एज उस करंट को आप लोग क्या बुलाएंगे, एडी करंट। क्लियर दैट पॉइंट? डन है? तो करंट ये है बट इस बार सरफेस पे बनेगा। नाउ दिस करंट हैज सम एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। तो इस करंट की कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशंस को भी और देख लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1, इट इज इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन आप जानते हैं, फर्नेस का मतलब है हीट प्रोड्यूस करना। सो ये काम हम लोग सीधा सा बात है एडी करंट बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग इंडक्शन फर्नेस में करते क्या है, जस्ट सिंपल सा समझना है आपको। ओके, दैट हम लोग वहां पे मेटल पीस या मेटल शीट को लेना शुरू कर देते हैं। तो अब तक क्या हो रहा था कि हम लोग कॉइल लेते थे, कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते थे, चाहे वो आप बी चेंज करके करें, चाहे एरिया चेंज करके करें, चाहे थीटा चेंज करके करें, बट आप लोग कॉइल के रिस्पेक्ट में करते थे, इसलिए करंट अक्रॉस दी लेंथ फ्लो करता था। इस बार आप शीट के अंदर करेंगे, तो शीट के अंदर जब भी आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो वहां पे करंट सेट होगा, बट वो करंट अक्रॉस द एरिया ही रहेगा, और अगर करंट सेट होगा तो वहां पे हीट इफेक्ट बहुत ज्यादा बनेगा, और बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग इफेक्ट हम लोग उस हीट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ज्यादातर ये यूज की जाती हैं बहुत सारी ओर्स के अंदर, ओर मीन खदाने, जहां से हम लोग बहुत सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेरी हाई करंट बनेगा उस मेटल शीट पे तो बाय यूजिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, और आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिससे आप मेटल्स को अलग कर सकते हैं। बट अगर मैं इसे डेली लाइफ में लेके आऊं तो ये डेली लाइफ में ये प्रोसेस आपके किचन के अंदर है। ओके, आप लोगों ने, मोस्टली लोगों ने आज की जनरेशन में किचन के अंदर एक नया अप्लायंसेस ऐड हो गया है जो आप लोग हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हो, इंडक्शन, जिसे सिंपल बुलाते हैं, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन बोलते हैं ना। ओके, और आजकल के यूटेंसिल इंडक्शन कुकर हो, चाहे आपका अदर यूटेंसिल हो, सारे ऐसे आने लग गए कि सरफेस फ्लैट रहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस इंडक्शन की जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसके ऊपर एक ग्लास का शीट लगा रहता है ऊपर कवर के लिए, और उसके ऊपर एक सर्कल बना रहेगा, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, वहां पे एक सर्कल बना रहता है। एंड इट इज ऑलवेज बीन इंस्ट्रक्टेड कि आप लोग अपना जो भी यूटेंसिल है जिसमें आप खाना बनाना चाहते हो वो इस सर्कल में रखिए। तो कॉन्सेप्ट वहां पे वही है कि वहां पे मेटालिक शीट यूज की गई है, बहुत सारे ब्रांडेड हैं जिसमें मेटालिक शीट यूज की जाती है, जिससे वहां पे एडी करंट बनाया जाएगा और जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बनने वाला है। गॉट दैट पॉइंट? तो हमारे एडी करंट का हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन कि हम लोग इसे इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन जिसे हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, एंड दैट सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। हम लोग
एडी करंट के कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सिंपल से बोल सकते हो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर यूज करते हैं। एज यू ऑल नो दैट कि हमारे ब्रेक्स का बहुत इवैल्यूएशन होता आया है, हमारा ब्रेक इवॉल्व होता है। तो अगर आप देखिए तो आपके पास जो पुराना सिस्टम ऑफ ब्रेक था जो बाइसिकल में नॉर्मली अभी भी यूज होता है वो है मैनुअल ब्रेक सिस्टम, मैकेनिकल ब्रेक जिसमें वायर लगा रहता है, आप प्रेस करते हैं। फिर हमारे पास आया हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो आजकल की मोस्टली बाइक्स में जो थोड़ी बहुत कॉस्टली हैं, आपकी एवरी व्हीकल के अंदर आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम आने लगे। अब सिंस अब आप जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा जो वेरी लार्ज मास की है, जिसके अंदर मास बहुत ज्यादा है या स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं उन इलेक्ट्रिकल छोटी बाइक्स की बात कर रहा हूं जो कंपनीज में ज्यादातर यूज होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। होवर बोर्ड की तरह होती है, आप उस पर स्टैंड कर जाइए, एक सिंगल पर्सन राइड होती है और वो उसको स्विच दबा के बैटरी यूज होता है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। अब उस व्हीकल की बात कर रहा हूं जो कि स्मॉल अमाउंट का मोशन प्रोवाइड करती है, लार्ज मास है, जिसका मोमेंटम कम हो। तो उस व्हीकल में अगर ब्रेकिंग सिस्टम बनाना है तो हम लोग वहां पे हाइड्रोलिक सेटअप करने के बजाय हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रेक यूज करना शुरू करते हैं। कैसे, एक बार देख लीजिए। आपके पास एक मेटल शीट है, ठीक है, सिंपल, जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आपके पास दूसरी मेटल शीट है जो व्हील के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो आपका व्हील रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपकी ये वाली मेटल शीट भी रोटेट हो रही है, बट ये वाली स्टिल है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक दबाएंगे, यानी जैसे ही आप ब्रेक का स्विच दबाएंगे, आपकी जो फर्स्ट शीट है जो स्टिल थी, रेस्ट थी बैक गाड़ी की बॉडी के साथ, उसमें से करंट पास होगा। ओके, सेकंड वाली चेंज हो रही है। अब इसके पास करंट है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये घूम रही है, मतलब अपनी पोजीशन बदल रही है बार बार, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल, ये कॉइल किसके साथ घूम रही है, व्हील के साथ, तो अगर व्हील क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज में, तो इस वजह से इसके लिए फ्लक्स चेंज होगा। जो रोटेटिंग कॉइल है जो व्हील के साथ है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। And according to Lenz's law, EMF induced always opposes the cause of production. तो इसमें जो EMF induced होगा वो cause of production क्या है, clockwise direction का motion। तो वो EMF उसे कहाँ घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। और मोशन किसका, डिस्क का, इस सर्कुलर डिस्क का या सर्कुलर शीट का, जो कि आपके व्हील के साथ अटैच है। तो इसका मतलब अगर वो शीट के मोशन को रोकेगा तो इसका मतलब व्हील का मोशन भी अपोज होगा। और जब आप किसी भी बॉडी के या व्हीकल के मोशन को अपोज करते हैं वही आपका ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है। ओके, ये ब्रेकिंग सिस्टम इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स इफेक्ट नहीं कर पाता है कि आप नॉर्मल बाइक्स के अंदर यूज कर सको, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ मोशन का या फोर्स है तो उसे अपोज किया जा सकता है। तो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। डन है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कई बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपके सामने आ जाता है। थ्योरेटिकल है दैट व्हाट आर एडी करंट्स एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। जस्ट ओनली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स हार्डली। डन है। चलिए, now we will switch to the numericals and we will switch to the horse numerical. So, but till then, please note it down the definition and the application. Okay, students, I hope you have noted down that eddy current definition and the application. So now I am going to discuss some of the important ही question है, important. I am not saying that you exam में 100% आएंगे, but इनके chances हो जाते हैं। बिकॉज ये वो न्यूमेरिकल है जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट सब कुछ क्लियर होता है। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं देन योर टीचर एंड एग्जामिनर, एंड स्पेशली अगर आप मेरे से पूछें, अगर आप ये न्यूमेरिकल्स करते हैं तब मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक को समझा होगा। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट हॉर्स न्यूमेरिकल, तो आप जानते हैं कि हम लोग EMI तक, जब तक हम लोगों ने मोशनल EMF किया था, रोटेशनल ऑफ द रॉड, वहां तक के हम हॉर्स कर चुके थे। अब उसके बाद के हॉर्स को देखते हैं, मतलब जिसमें हमारे पास ज्यादातर सेल्फ इंडक्शन हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो, तो इनके बारे में बात करते हैं। सो हियर आई हैव चोजन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ NCERT एक्सरसाइज इटसेल्फ। तो NCERT की एक्सरसाइज का ही है, बट थोड़ा सा ट्विस्टेड पार्ट है, ठीक है। सो ही शोज द फिगर शोज, तो आपके पास यहाँ पे एक फिगर है and figure goes like that।
आपके पास एक सोलिनॉइड है, ओके, and that solenoid has various number of turns. So you have a solenoid 1 and inside that solenoid हमारे पास एक और solenoid है. He says this is the diagram which has been given. So the inner solenoid can be called as S2 and outer solenoid can be called as S1. So he says the figure shows the short solenoid, short वाला जो solenoid है of length 4 centimeter, radius 2 centimeter and turns 100. तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स गिवन है, तो चलिए सॉल्यूशन में लिखना शुरू करते हैं. पहले गिवन लिखते हैं. तो हमारे पास शॉर्ट सोलिनॉइड है. अ शॉर्ट सोलिनॉइड विद द लेंथ L2 is 4 centimeter. It means 4 into 10 की power minus 2 meter. The radius is R2 is 2 centimeter, means 2 into 10 की power minus 2 meter. And number of turns N2 is 100. So we have a short solenoid with these specification. Now continue. Inside a long solenoid. तो ये जो आपकी शॉर्ट सोलिनॉइड है वो किसके अंदर है? इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर है. डायग्राम हमें क्लियर है. ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड 1500 टर्न्स. तो ये 80 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है? इट इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड, यानी L2 की लेंथ है. सॉरी, लॉन्ग मींस L1. So L1 is equal to 80 centimeter and the number of turn in the long solenoid is 1500 turns. The radius of the long solenoid is not been given. क्यों नहीं given है इसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ. Now what he asked in the first part, he asked what is the flux if the current through the short solenoid is 3 ampere. तो आप लोगों को फ्लक्स निकालना है. माय मिस्टेक, फ्लक्स थ्रू लॉन्ग सोलिनॉइड. आपको लॉन्ग सोलिनॉइड का फ्लक्स निकालना है. So you have to give me the net flux through the long solenoid. जब the current through the short solenoid is 3 ampere, तो short वाली यानी I2, तो सेकंड वाली कॉइल के पास करंट कितना है? 3 ampere. आपको फर्स्ट वाले कॉइल का फ्लक्स निकालना है. Am I clear to that? Question is asking calculate the flux of the long solenoid. Long solenoid का फ्लक्स निकालना है जब शॉर्ट वाले से 3 ampere करंट है. सेकेंड पार्ट, ही इज ऑल्सो आस्किंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो आप ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन यानी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो चलिए हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द फ्लक्स. अब देखो सीधी सी बात, आपको जो समझना है, यही से तो आपका थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है. ही इज आस्किंग कि सेकेंड वाली कॉइल के साथ फ्लक्स कितना लिंक होगा. सेकेंड वाली कॉइल के साथ. नाउ इन द सेकेंड कॉइल का हमें कोई, सॉरी, फर्स्ट वाली कॉइल के साथ, माय मिस्टेक, व्हाट इज द करंट लिंक, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द लॉन्ग सोलिनॉइड, यानी फर्स्ट कॉइल के साथ कितना आपका फ्लक्स लिंक है लॉन्ग वाली के साथ. नाउ लॉन्ग वाली जो कॉइल है, यानी जो रेड कलर से आपको कॉइल बना के दी गया है, या रेड कलर से जो सोलिनॉइड बना हुआ है, इस सोलिनॉइड के पास खुद का कोई करंट नहीं है. बिकॉज इन द क्वेश्चन देयर हैज बीन नो टॉकिंग अबाउट द करंट थ्रू द लॉन्ग सोलिनॉइड, यानी I1 नहीं दे रखा. तो अगर खुद का करंट नहीं है तो वो खुद के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक ही नहीं कर सकता. तो बताइए, लॉन्ग सोलिनॉइड के पास यानी रेड वाली सोलिनॉइड के साथ फ्लक्स लिंक हो सकता है या नहीं हो सकता? पहली बात, यस सर, हो सकता है. बट इसके साथ फ्लक्स लिंक कौन करवाएगा? फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक, सॉरी, सेकंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड. मींस लॉन्ग सोलिनॉइड के साथ फ्लक्स लिंक कौन करवाएगा? शॉर्ट सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड. यानी ये म्यूचुअल इंडक्शन है. ये हमारे लिए प्राइमरी का काम करेगा, ये हमारे लिए सेकेंडरी. भाई जिसकी वजह से होता है वो प्राइमरी, और जिस पर होता है वो हमारा सेकेंडरी. तो हमें निकालना है कि रेड में कितना फ्लक्स बनेगा. टोटल रेड मतलब कितने टर्न्स? 1500 टर्न्स में कितना फ्लक्स है. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता था? देखो, इसको करने के लिए आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना, आप म्यूचुअल इंडक्शन को समझिए. अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन निकालना चाहते थे, जैसे 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 का फ्लक्स 2 का करंट. अब 1 के साथ कितना फ्लक्स हुआ? वो 2 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, म्यूचुअल.
और 2 की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे और 1 का टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स निकालने से पहले 1 वाली कॉइल के 1 टर्न का निकालते हैं और 1 टर्न के निकालने के बाद उसे टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और एक बार आपको टोटल फ्लक्स मिल गया तो आई थिंक आप म्यूचुअल इंडक्शन कर सकते हो। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, बस केवल यहाँ पे जो थिंकिंग पॉइंट है वो ये कि किसमें फ्लक्स निकालना है। तो हमें 1 में फ्लक्स निकालना है। किसकी वजह से होगा? 2 की वजह से होगा। तो यानी किसका मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स के लिए? 2 का। तो वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड 2। सोलेनॉइड 2 की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? V2। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट स्मॉल n2 I2। और स्मॉल n कितना होता है? कैपिटल N2 I2 बाय L2। यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे प्लीज। इन द म्यूचुअल इंडक्शन डेरिवेशन जो हम लोगों ने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर किया था, उसमें हम लोगों ने एक चीज अलग थी जो आज नहीं है। देखो आज के डायग्राम में और उस डेरिवेशन वाले डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है। वहां पे भी दोनों 2 कॉइल्स थी, यहाँ पे भी 2 कॉइल्स हैं। एक उसके अंदर है, एक बाहर है, एक का एरिया छोटा है, एक का एरिया बड़ा है। बट एक चीज का फर्क है, वो है लेंथ। The derivation that we have done, in that derivation we have taken the length as a common। हमने दोनों सोलेनॉइड की लेंथ सेम रखा था, बट आज नहीं है। यही एक थिंकिंग पॉइंट है जिसको आपको कैच करना है, समझना है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड किसकी निकाल रहे हैं? सेकंड वाले की। यानी ये ब्लैक वाला कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा? तो ऑब्वियसली बात उसी की लेंथ चलेगी। डन है? तो अभी के लिए मैं वैल्यू को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसे ऐसे ही रखूंगा, लास्ट में वैल्यू रखूंगा जो भी गिवन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? 2 की, जो कि किसके साथ जाके लिंक होगी? 1 के साथ। और चलिए 1 के 1 टर्न को पढ़ता हूं। कितने टर्न? 1 टर्न। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद 1 टर्न ऑफ कॉइल 1। क्लियर है? तो मैं फिर से वही रेड और ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में डिस्टिंग्विश हो सके। ठीक है, आप अपनी शीट में एक ही पेन को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 1 के 1 टर्न के साथ, तो phi 1 डैश। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है? B2। अब सवाल आता है एरिया का, कौन सा एरिया? तो अगर आप इसे साइड व्यू से देखें, सो फ्रॉम द साइड व्यू ये हमारा लार्जर कॉइल है, यानी लार्जर सोलेनॉइड है, ये हमारा स्मॉल सोलेनॉइड है। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? स्मॉल बना रहा है। स्मॉल ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती, मान लीजिए इनवर्ड है, जो कि जाके लिंक होगी लार्जर वाली कॉइल के साथ। अब लार्जर वाली कॉइल में ये वाला जो एरिया है, द एरिया जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो तो यूज ही नहीं है। तो यानी दिस एरिया इज द ओनली एरिया जो लार्जर वाली के साथ कॉमन आ रहा है। यानी आप म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन में, यानी जब 1 की वजह से 2 में जब भी कोएक्सियली सोलेनॉइड हो, चाहे हमने यहाँ पे एक चीज जो अलग की वो ये हमने दोनों की लेंथ अलग अलग रखी। पर जब भी आप लोग 1 की वजह से 2 में जाएंगे तो एरिया हमेशा कौन सा वाला लेना है? स्मॉल। स्मॉल मींस द कॉमन एरिया, वो एरिया जो दोनों कॉइल में कॉमन हो, जिसमें 1 की वजह से 2 में या 2 की वजह से 1 में आ सके। तो एरिया किसका चलेगा? 2 का। ओके, थीटा कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री एज यूजुअल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बनाएगा। तो 1 टर्न के साथ फ्लक्स कितना हो गया भाई? B2 की वैल्यू म्यू नॉट N2 I2 A2 बाय L2। क्लियर है? सो दिस इज द फ्लक्स ऑफ 1 कॉइल। कॉइल 1 के 1 टर्न के साथ इतना फ्लक्स लिंक हुआ। डन है? तो टोटल फ्लक्स लिंक विद, सो टोटल फ्लक्स लिंक विद लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग वाला सोलेनॉइड जिसे हम लोग 1 का नाम दे रहे थे S1। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो 1 वाले के पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? N1। 1 वाला जो कॉइल जो सोलेनॉइड था उसके 1 टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ? phi 1 डैश। तो ये वाला जो फ्लक्स है वो लॉन्ग सोलेनॉइड के 1 टर्न के साथ है, 1 के साथ।
और उसके पास कितने टर्न है N1, तो टोटल कितना हो गया N1 म्यू नॉट N2 I2 A2 बाय L2। क्लियर है। और हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द लॉन्ग सोलेनॉइड, तो लॉन्ग सोलेनॉइड के साथ टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ भाई, ये रहा। डू यू हैव N1, यस सर। डू यू हैव म्यू नॉट, यस सर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई into 10 की पावर -7, N2 है, I2 है, A2 है, R2। A2 माने एरिया, बट किसका, सेकंड का, तो सेकंड की रेडियस दे रखी है, तो सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सो कैलकुलेशन पार्ट आई एम लीविंग फॉर योर साइड, मैं कैलकुलेशन पार्ट को आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। डन है। चलिए पार्ट बी, ये तो आपका पार्ट ए था ना, बी पार्ट पे बात करते हैं। व्हाट इज ही आस्किंग बी पार्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 का 2 की वजह से भी हो सकता है और 2 में 1 की वजह से भी हो सकता है, बट ये दोनों एक दूसरे की वजह पे तभी करेंगे जब दोनों के पास करंट हो। बट यहां पे करंट किसके पास है, 2 के पास है, तो 2 की वजह से 1 में होगा, ना कि 1 की वजह से 2 में, यानी शॉर्ट सोलेनॉइड की वजह से लॉन्ग सोलेनॉइड में होगा। तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या लिखेंगे यहां पे, सो म्यूचुअल, माय मिस्टेक प्लीज, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन लॉन्ग ड्यू टू शॉर्ट। समझ पाए, लॉन्ग में शॉर्ट की वजह से, तो लॉन्ग कौन सी है 1 और शॉर्ट कौन सी है 2, तो M12 क्या बनेगा 1 का फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2 का करंट, और 1 का फ्लक्स पार्ट 1 में कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, आई थिंक डिवाइडेड बाय I2 कर दीजिए, एंड व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, डन। ये फॉर्मूला तो याद है, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, 1 मींस लॉन्ग, तो लॉन्ग में शॉर्ट की वजह से कितना होगा, तो लॉन्ग का फ्लक्स डिवाइडेड बाय शॉर्ट का करंट। एम आई क्लियर टू दैट एवरीवन, डन है। ओके, अब मैं बात करता हूं कि लॉन्ग सोलेनॉइड की रेडियस क्यों नहीं दी गई, तो लॉन्ग वाली सोलेनॉइड के रेडियस का हमें कोई यूज ही नहीं था, ये बात याद रखिए। जो आउटर सोलेनॉइड होती है जिसका एरिया ज्यादा है वो कभी भी आएगा ही नहीं, चाहे आप 1 की वजह से 2 में निकालिए चाहे 2 की वजह से 1 में, हमेशा एरिया वही आता है जो शॉर्टर होता है, यानी जो कॉमन होता है, डन है। इसलिए यहाँ पे यानी आउटर वाले की रेडियस की बात नहीं कही, डन है। एंड दैट इज होल अबाउट द न्यूमेरिकल। आई थिंक ये न्यूमेरिकल लगभग डेरिवेशन जैसा ही दिख रहा है, बस जो थोड़ी सी थिंकिंग पार्ट थी इस बार उन्होंने लेंथ को अलग रखा। ओके, L1 की हमें कहीं पे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, बट फिर भी उसने कंफ्यूज रखने के लिए लेंथ रखी, वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 2 की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो 2 का लेंथ, अगर यहाँ पे 1 की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होते, अगर 1 के पास करंट होता और वो पूछता कि 1 की वजह से 2 में कितना हुआ, तो फिर लेंथ उसकी आ जाती। डन है। सो विद दैट नोट एंड विद दैट पॉइंट प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन पोर्शन आई एम लीविंग फॉर योर साइड। डन है। चलिए इसे एक को कंप्लीट कीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ I'm again present in front of you of taking 2 more numericals of mutual inductance। तो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर 2 और न्यूमेरिकल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि ट्विस्टेड है, जिनमें से एक IIT में भी आ चुका है और एक बार CBSE सैंपल पेपर में भी, और ये भी आपके CBSE पेपर में हुआ है नियर अबाउट आई थिंक 2014 के फॉरेन सेट में था। सो पॉइंट इज दैट ये दोनों क्वेश्चंस भी हमारे पास ऐसे हैं जो हमसे पूछे गए हैं और हमारे पास है, बट इस बार बात ये अलग है कि ये CBSE में तो आए हैं, चाहे सैंपल पेपर में आए चाहे किसी कंपटीशन में आए, बट पॉइंट इज दैट NCERT में नहीं। तो यही चीज CBSE में जो हमें देखनी है कि हमें फिजिक्स के लिए बाहर भी ढूंढना पड़ेगा अपने आप को। सो चलिए एक क्वेश्चन के लिए को आपके लिए गाइड करता हूं, सेकंड वन आप लोग खुद करेंगे, यानी मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इस स्क्वायर शेप का जो आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए आपको गाइड करता हूं, सेकंड वाला आप लोग खुद करेंगे। सो फर्स्ट वाले पे ध्यान देंगे। व्हाट वी हैव अ स्मॉल स्क्वायर, हमारे पास एक छोटा स्क्वायर है जिसका साइड L है जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द लार्ज स्क्वायर, एक लार्ज स्क्वायर के अंदर रखा गया जिसका साइड कैपिटल L है, एज शोन इन द फिगर। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ओके, लेट कैपिटल I बी द करंट। ओके, इस बात को हम लोग एज्यूम करेंगे, उसने नहीं दिया है। लेट कैपिटल I बी द करंट थ्रू आउटर कॉइल।
थ्रू आउटर कॉइल या आउटर लूप। तो आउटर वाले लूप से कैपिटल आई करंट निकालना है, तो यानी आपको इनर का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आउटर, कि भाई अंदर में कितना, छोटे वाले में कितना इंडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ आउटर। तो चलिए हमें वही निकालना है। क्या निकालना है हमें? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ स्मॉलर ड्यू टू लार्जर। तो स्मॉलर वाले को 1 का नाम दे देते हैं, लार्जर वाले को 2 का नाम दे देते हैं। तो स्मॉलर का मतलब स्मॉलर में लार्जर की वजह से निकालना है, तो यानी 1 में 2 की वजह से निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? 1 का फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2 का टर्न। 1 का फ्लक्स 2 का करंट, और 2 में करंट हम लोगों ने आई एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास एक ही चीज रहती है जो हर बार हमें म्यूचुअल इंडक्शन के लिए करना पड़ता है, वो क्या? जिसमें आपको इंडक्शन निकालना है उसका फ्लक्स चाहिए। तो 1 का फ्लक्स चाहिए कि इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? छोटे वाले में, यानी छोटे वाले कॉइल में फ्लक्स के लिए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है? बाहर वाली। तो हमें आउटर वाले की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। सो वी विल फाइंड आउट magnetic field at O, let's suppose this is the center, due to outer loop। तो outer loop की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B, कितना होगा? मतलब B2 लिख लीजिए, चलो इसको नाम दे देते हैं। बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पहले ये पता लगा लेते हैं, यानी उसके सेंटर पे, यानी जितनी छोटी वाली पे लगेगी। तो चलिए उस पर बात करते हैं। ओके, मैं सेंटर पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कंडीशन आपको गिवन है, कैपिटल L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल l। इसका मतलब ये है कि जो छोटे वाला स्क्वायर है वो बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, यानी वो सेंटर के बहुत पास है, नियरली। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इनर वाले यानी छोटे वाले कॉइल के ऊपर होगी। अब हमें चाहिए सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड, किसकी? आउटर वाले की वजह से। तो सब ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और आई करंट जा रहा है। कुछ याद आया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना? you have to go in the previous chapter, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये न्यूमेरिकल मैंने आपको असाइनमेंट में भी और बोर्ड पे भी करवाया था। हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो स्क्वायर है तो ABCD। तो सबसे पहले AB वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। AB वायर क्या है? AB वायर इज अ फाइनाइट वायर। तो अगर फाइनाइट वायर है तो फाइनाइट की मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई A। A मतलब the perpendicular distance of the point from the wire, okay, and sin phi 1 plus sin phi 2। याद आया? और otherwise you can go back yourself and revise and check out the magnetic field due to finite wire। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक एंड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45, और ये भी 45, बिकॉज ये स्क्वायर है और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। और यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो 45, यानी phi 1 कितना? 45, phi 2 भी कितना? 45। करंट कितना है? I। एक चीज की प्रॉब्लम रह गई, A, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर एंड द वायर। तो वायर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? जितना ये डिस्टेंस है, और ये कितना होगा? L/2। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, पहले डायगोनल निकालिए, डायगोनल का हाफ कर लो यहाँ से यहाँ, ठीक है? ये आपका मिड पॉइंट है L/2। पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका A भी L/2 ही आएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई O पर वो AB वायर की वजह से आई, डन है? ऐसे ही BC की आएगी, ऐसे ही CD का आएगा और ऐसे ही DA का आएगा। यानी O पॉइंट पर उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 4 टाइम्स। समझ रहे हो इस बात को? ओके, तो 4 टाइम्स कितना? म्यू नॉट I बाय 2 पाई। ओके, सो म्यू नॉट I बाय आपके पास कितना हो गया?
2 पाई, डन है इस बात को, डिवाइडेड बाय L/2। एक बार ध्यान से देखेंगे प्लीज, इस चीज को आप लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूलेज में क्या है। डू एनीवन गॉट एनी रेलिवेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ? अभी तक किसी ने ध्यान दिया और रिपीट करके? नहीं, हम लोग भूल गए, ठीक है। तो एक छोटी सी पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लीज बेटा जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट को पिक करते हैं तो हर बार, और अगर मैं कोई पुराना पॉइंट उठा रहा हूँ, योर प्रीवियस नॉलेज, योर प्रीवियस बैकअप को अगर मैं पिक कर रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग प्रीवियस नॉलेज को क्लियर करके रखें हमेशा। तो एक गलती मैंने की थी, थोड़ा जानबूझ के की थी, बट बता रहा हूँ, दिस वुड बी 4 पाई। भूल जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमेशा 4 पाई रहेगा। तो फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a sin phi1 प्लस sin phi2। phi1 45, phi2 45, क्लियर है, और a L/2 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई L/2। 4 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि ऑल दी साइड्स हैं, sin 45 प्लस sin 45। क्लियर है सबको? तो आपके पास 2 की मैग्नेटिक फील्ड, आउटर की वजह से इनर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? 4 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई L, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 2 ज़ा 8, sin 45 1 बाय रूट 2, sin 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास सॉल्व करने के बाद 4 2 ज़ा 8, और अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो रूट 2, तो आपके पास रूट 2 इंटू रूट 2 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास b2 क्या बना? 2 रूट 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई L। तो ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, डन है। तो इसके लिए आपको मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर को यूज करना पड़ा, इसीलिए तो इनका नाम हॉट्स है। थिंकिंग स्किल, केवल ये थिंकिंग स्किल ये बताती है, ये न्यूमेरिकल ये बताता है कि आप लोग केवल उसी दायरे तक लिमिटेड नहीं हो कि उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आपको अब अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अंदर वाले पे मैग्नेटिक फील्ड 2 की लगी, तो अंदर वाले का फ्लक्स निकाल लेते हैं। सो फ्लक्स लिंक विद स्मॉलर स्क्वायर, तो स्मॉल स्क्वायर के साथ फ्लक्स कितना लिंक होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी? लार्ज की, और एरिया हमेशा किसका लेते हैं? स्मॉल का, यानी एरिया हमेशा वही लेते हैं जो दोनों कॉइल में हमेशा कॉमन हो। अब तक हमारा गेम सोलिनॉइड में चल रहा था जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो यहाँ पे कहीं पर टर्न की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब हमारे एक ही टर्न चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने फ्लक्स निकाला वो एक ही टर्न था, और यही हमारा नेट है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो इसके, तो हम n से मल्टीप्लाई करके बाद में निकालते, जैसे अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया और म्यूचुअल इंडक्शन के डेरिवेशन में भी करते हैं ना। सो हमारे पास स्मॉलर कॉइल के साथ फ्लक्स कितना आया? B2A2, ओके। तो B2 आपके पास है 2 रूट 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू L, और A2 मतलब, सॉरी माय मिस्टेक प्लीज, मेरा गलती है, स्मॉलर एरिया में मिस्टेक कर गया फिर से यार, A1 मेरी गलती है, प्लीज वो मिस हो रहा है थोड़ा सा। सो A1 कितना हुआ? द स्मॉलर एरिया, जो मैं भूल के गया था, एरिया हमेशा छोटे वाला, तो A1, और A1 क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया स्मॉल l स्क्वायर। Am I clear? ये हमारा फर्स्ट था, तो मिल गया आपको स्मॉल का नेट फ्लक्स। I2 आपके पास है, I2 मतलब कितना है? I, तो M12 निकाल दीजिए। सो thus म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, मतलब इनर में बाहर की वजह से, ठीक है, कितना होगा आपके पास? phi1 बाय I2, phi1 2 रूट 2 म्यू नॉट आई L स्क्वायर बाय पाई L, I2 I के बराबर है, तो M12 का फॉर्मूला बन गया 2 रूट 2 म्यू नॉट स्मॉल l स्क्वायर बाय पाई इंटू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल ड्यू टू द आउटर कॉइल, डन है। ऐसे ही आप लोग इनर की वजह से आउटर में भी निकाल सकते हैं M21, बट उस बार फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की लगेगी, अंदर का आपको करंट लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग, डन है यहाँ पे। Am I clear or not? So this is your first question.
सो प्लीज एवरीवन इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, चाहे तो आप स्टार बना के साइड में लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपके दिमाग में है तो आप डायरेक्टली जाएं, बट इसे लिखिए जरूर ताकि आपको ये मालूम रहे कि टीचर ने हमारे ने मैग्नेटिक फील्ड कहां से ली। डन है? चलिए, सो प्लीज आई एम लीविंग द बोर्ड आपके सामने है, तो बाय पॉजिंग द वीडियो प्लीज इसे नोट डाउन करेंगे। डन है? आई एम रबिंग इट नाउ द अनदर क्वेश्चन जो हमारे पास साइड में है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो हम लोग डायग्राम के लिए कोशिश करेंगे, मैं बस केवल उसी का हिंट दूंगा आपको। टू कोएक्सियल एंड कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैं आपके पास, तो दो कोएक्सियल भी हैं और कोसेंट्रिक भी हैं, तो एक हो गया, दो हो गया। सर्कुलर लूप है, सोलिनॉइड नहीं है, ठीक है। विद रेडियस r1 एंड r2 एंड r1 इज ग्रेटर देन r2, यानी आउटर वाले की r1 है और इनर वाले की r2 है, यानी आउटर वाले को 1 का नाम दे देते हैं और इनर वाले को 2 का नाम दे देते हैं। डन है? विद नंबर ऑफ टर्न्स n1 एंड n2, इसके नंबर ऑफ टर्न n1 हो गए, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n2 हो गए। विद करंट i1 एंड i2, इसका करंट i1 हो गया, इसका करंट i2 हो गया। डन है? दोनों करंट सेम में ले लो, अपोजिट में ले लो, उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी। व्हाट ही इज आस्किंग? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, तो आपको M21 निकालना है, मतलब 2 में अंदर वाले में बाहर वाले की वजह से इंडक्शन कितना होगा, तो 2 का फ्लक्स डिवाइडेड बाय 1 का करंट। अब बताइए 2 वाले में फ्लक्स का काम किसकी मैग्नेटिक फील्ड करेगी? हम म्यूचुअल देख रहे हैं, आई नो 2 वाले के पास खुद का करंट भी है, तो वो खुद के साथ भी लिंक कर सकता है, बट ये तो सेल्फ इंडक्शन हो गया ना, हमें चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन नेबर की वजह से। तो नेबर कौन है? 1, तो यानी 2 वाले पे फ्लक्स का काम कौन करेगा? 1 की मैग्नेटिक फील्ड, और 1 इस बार क्या है? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉइल नंबर 1? सर्कुलर। तो जो आपका कॉइल 1 है वो आपका सर्कुलर कॉइल है। देखो हम लोगों ने सोलिनॉइड किया, तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अभी अभी हम लोगों ने स्क्वायर शेप के सेंटर पे किया, तो उसका फॉर्मूला लगाया। बस तीसरा केस क्या है? टीचर ने ज्योमेट्रिकल शेप दे दिया। अब अगर आप रास्ता समझ गए हो कि भाई हमें किसका फ्लक्स चाहिए, तो उसके लिए कौन मैग्नेटिक फील्ड करेगा, तो वो आपको देखना है। तो आपको B1 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट I1 बाय 2R1, याद रखना। ये 1 की मैग्नेटिक फील्ड है जो किसके साथ लिंक करेगी? 2 के साथ। अब सिंस 2 वाली कॉइल के साथ आपको दिख रहा है N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो पहले 2 वाले कॉइल का 1 टर्न निकालेंगे, 1 टर्न का फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी? 1 की। और एरिया, एज यू नो दैट एरिया हमेशा उस कॉइल का लेंगे जो कॉमन होगा, और यहाँ पे 2 वाले का एरिया कॉमन है क्योंकि उसकी रेडियस छोटा दे रखा है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो B1A2। तो ये तो सेकंड कॉइल के 1 टर्न के साथ फ्लक्स आया, तो सेकंड कॉइल के पास कितने टर्न है? N2, टोटल फ्लक्स आ जाएगा तो N21 आ जाएगा। क्या आप ऐसे ही 1 ड्यू टू 2 कर सकते हैं? डन ना? दीज आर द हॉट क्वेश्चन। आई नो आप पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा, लगना भी चाहिए कि सर ये तो एज यूजुअल वैसे ही है जैसे एक्सप्रेशन है, बस हर बार थिंकिंग थोड़ी अलग करनी है। हॉट्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता बेटा, बस आपका थिंकिंग प्रोसीजर देखा जाता है कि आपने सोलिनॉइड को समझा। इफ यू अंडरस्टैंड द 2 कोएक्सियल सोलिनॉइड डेरिवेशन, अगर आप उस डेरिवेशन को समझे, उस कॉन्सेप्ट को समझे कि किससे क्या निकाला और क्यों निकाला, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से समझ सकते हैं। ये जो 3 मैंने म्यूचुअल इंडक्शन डन है, ऑल द क्वेश्चन शुड बी इन योर फेयर नोटबुक बिकॉज ये आपके हॉट्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको कहा, जो भी हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन तो 101% आपकी फेयर नोटबुक में होने चाहिए। असाइनमेंट में अगर आपको कोई सीबीएसई का क्वेश्चन मिलता है थोड़ा अलग टाइप, प्लीज अगर आप चाहें तो आप उन्हें फेयर में ला सकते हैं, इतनी तो अपने नोट्स बनाने की कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। गॉट दैट? सो विद दैट नोट प्लीज दोनों क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसको तो मैंने कंप्लीट करा दिया, इसके दोनों एक्सप्रेशंस आप लोग प्लीज अपने पास निकाल के रखिए और कंप्लीट करेंगे। डन है? ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर डीलिंग विद द म्यूचुअल इंडक्शन, तो हमने म्यूचुअल इंडक्शंस के उन वैरायटीज को देख लिया जिसमें टीचर बियॉन्ड तक जा सकता था। तो अब मैं वापस से आपके साथ आता हूं किसके अंदर? ईएमएफ इंडक्शन, यानी जो हमारा पुराना तरीका था जिससे हम लोग ईएमएफ बनाते थे सेल्फ और म्यूचुअल से पहले, तो उसी में वापस से आता हूं। और उससे रिलेटेड एक 2015 में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था
डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं, बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वही वाली बात है ना, थिंकिंग आ जाती है वहां पे। तो हमसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन, वी हैव अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। आपको एक स्क्वायर लूप दिख रहा है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है विद 0.1 टेस्ला। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला with the velocity of 10 centimeter per second। तो velocity 10 centimeter per second, यानी एक सेकंड में वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। Now what is the teacher is asking, plot the graph, ग्राफ बनाइए, फ्लक्स टाइम के साथ कैसे कैसे बदलेगा, EMF एंड करंट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेफिनेटली। तो हम अभी वो ग्राफ दिखाना है। तो कहानी को ध्यान से समझेंगे, आपके पास एक स्क्वायर लूप है, 20 सेंटीमीटर साइड है, और जहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो रही है उससे वो अभी भी 30 सेंटीमीटर पीछे है। तो 30 सेंटीमीटर पीछे है स्क्वायर लूप, जो 10 की स्पीड से चलेगा, और 20 सेंटीमीटर उसकी साइड है। आगे क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है दैट रीजन इज 80 सेंटीमीटर, यानी मैग्नेटिक फील्ड 80 सेंटीमीटर तक रीजन में है, और फाइनली स्क्वायर लूप बाहर आ गया। हाँ, बाहर आने के बाद कितना मीटर सेंटीमीटर चला ये नहीं दिया है, तो हम लोग यही मानेंगे कि वो जस्ट बाहर निकल गया, वहां तक हमें स्टडी करना है। डन है? तो चलिए इस पे स्टडी और इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ग्राफ को तो रखूंगा इस तरफ, और हम अपने थ्योरेटिकल को करेंगे इस तरफ। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपका फ्लक्स। सो टाइम जीरो पे ध्यान दीजिए, टाइम जीरो है इनिशियल, तो आपका कॉइल यहां पे कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है, ओके। और आपका कॉइल के दो फेस होते हैं, देखो ये स्टार्टिंग वाला फेस है जो एंटर करेगा, और ये लास्ट वाला फेस है। आप किसी भी एक फेस को लेके पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है कि आप कौन से वाले फेस को पढ़ते हो, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा फ्रंट वाले को लिखो, क्योंकि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा वही काम करेगा। तो चलिए हम लोग इस वाले फेस को लेके काम करते हैं, चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी को ध्यान से देखिए, अभी इनिशियली, तो आपके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, इनिशियली ए बी आर्म एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी स्टार्टिंग में वो 30 सेंटीमीटर पे, यानी जब टाइम जीरो था। तो आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कि नहीं है, सर बाहर है हम लोग। तो कोई फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल के साथ, नो सर। अब आप कॉइल को स्टार्ट कीजिए, इमेजिन करो, बस यहाँ पे आपको सोचना है, इमेजिन करो ये आगे चल रहा है। अब ये आगे की तरफ चलता जाएगा, और इस पे फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा जब तक आपका ए बी, मैं ए बी ड्रॉ करता जाऊंगा वैसे, जब तक आपका ए बी स्टार्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तक नहीं आ जाए, यहां से लेके यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करना है उसे, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना है। वेलोसिटी क्या है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर करना है। तो कितने सेकंड लगेंगे उसको यहां से यहां आने में, 3 सेकंड, यानी 1 सेकंड में थोड़ा आगे आ जाएगा, 2 सेकंड में थोड़ा और आगे आएगा, और 3 सेकंड में यहां पहुंचेगा। तो 1 2 3, तो 3 सेकंड में जब तक वो यहां तक पहुंचा तब तक तो कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं हुआ था, क्योंकि कॉइल अभी भी पीछे है। मैं ए बी वाले को बना रहा हूं प्लीज। तो यानी जब तक आप लोग किसके अंदर है, 3 सेकंड तक है, तो 3 सेकंड तक तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं हुआ। नाउ जैसे जैसे कॉइल, इसके पीछे 20 सेंटीमीटर की कॉइल को समझते जाइए, जैसे जैसे कॉइल अंदर की तरफ आता जाएगा, आपके साथ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर गए हो, ओके। और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आपका पूरा का पूरा कॉइल अंदर नहीं आ जाता। पूरा का पूरा कॉइल का मतलब है जब यहां पे थे तो ए बी यहां पे था, और अब ए डबल डैश बी डबल डैश यहां पे आ चुका है, यानी उसे कितना अंदर आना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर अंदर आना पड़ेगा। यानी ये ऐसी ही बात हो रही है कि आपके पास एक कॉइल है, सीधी सी बात है, ये आपका कॉइल है, ओके। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो बोर्ड के इस तरफ, इमेजिन दैट कि दिस व्हाइट बोर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये व्हाइट बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है 80 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर, 80। ये मेरा कॉइल है, देख पा रहे हो प्लीज, है ना। तो
तो दिस इज माय कॉइल जो इससे 30 सेंटीमीटर दूर है। तो ये ए बी है सामने वाला फेस। अब मैं इसे 10 की स्पीड से आगे बढ़ाता हूं तो 3 सेकंड के बाद 30 सेंटीमीटर का गैप था, 3 सेकंड के बाद मेरा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा है। अभी भी उसका पीछे वाला हिस्सा पीछे ही है, यानी कॉइल के साथ अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो रही। अब 3 सेकंड तो यहां तक हो गए। अब जैसे जैसे आप इसमें एंटर करते जाओगे तो देखो थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ लिंक होती जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड तब तक बढ़ता जाएगा जब तक आपका का पूरा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आ जाता। पूरा का पूरा कॉइल मतलब कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर अंदर तक नहीं आ जाता। तो 20 सेंटीमीटर अंदर तक अगर आपको जाना है और आपकी 10 की स्पीड है तो कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड लगेंगे। यानी 3 सेकंड तक तो कुछ नहीं होगा, बट 3 से लेके 5 सेकंड तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हो। सो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक विद स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ मैक्सिमम कितना फ्लक्स लिंक होगा? BA के बराबर। B कितना है यहाँ पे? 0.1 टेस्ला और एरिया आप इसका निकाल ही सकते हो। 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 0.2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 जा 4 तो 0.004 वेबर। तो ये वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो मैक्सिमम लिंक होगा। और ये कब लिंक होगा? जब आप पूरा का पूरा एंटर कर मारोगे अपने अंदर। तो 0 पॉइंट, ये वो पॉइंट है 0.04 वेबर। तो 3 सेकंड तक तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप एंट्री की नहीं थी, बट 3 सेकंड के बाद आपका फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा क्योंकि आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हो। और अगर मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इंक्रीज भी कांस्टेंट ही चलेगा, स्लोप सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा हर जगह। और जैसे ही आप पूरा एंटर कर जाओगे फ्लक्स मैक्सिमम। अब मैं पूरा एंटर कर चुका हूं, तो अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा क्या मेरे लिए फ्लक्स चेंज होगा जब तक मैं इसके अंदर हूं? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, एरिया उसका सेम है, ना B बदल रहा है, ना A बदल रहा है, ना थीटा बदल रहा है, तो आपके पास फ्लक्स सेम रहेगा। अब फ्लक्स सेम होने के बाद ये तब तक रहेगा जब तक मेरा जो AB पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? AB, वो सामने वाला सरफेस एज पर नहीं पहुंच जाता। तो अब ये पता लगाते हैं कि एज पर पहुंचने तक उसे कितना टाइम लगेगा। तो 3 सेकंड तक तो एंट्री मारी, अगली 2 सेकंड में पूरा का पूरा अंदर हो गया। अब यहां से लेके यहां तक हो चुके हैं 5 सेकंड, मतलब 3 + 2। अब यहां से लेके यहां तक जब वो बाहर निकलना जस्ट शुरू ही करेगा तो पहली बात उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? अभी आपका कहां था? सॉरी मैं फिर से बताता हूं, अभी आपका ऐसे था, अब पूरा का पूरा एंटर कर चुका है। अब इसे पूरा बाहर निकलने तक, यहां तक अभी निकलना शुरू नहीं करेंगे, निकालना शुरू करेंगे, बट यहां जब तक वो अंदर है पूरा, यानी एज पर पहुंचा है, तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 60 सेंटीमीटर। 80 की में तो मैग्नेटिक फील्ड थी, 20 है वो अंदर आ ही चुका है तो 60। 10 की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब अगले 6 सेकंड 11 सेकंड तक आप अंदर ही हो, और जब तक आप अंदर ही हो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा जितना पहले का पहले था। कितने तक? अगले 6 सेकंड तक। अगले 6 मतलब टोटल 11 सेकंड हो गए। अब ये बाहर निकलना शुरू करेगा यहां से। अब बाहर निकलना शुरू करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा? फ्लक्स गेट स्टार्टिंग डिक्रीजिंग। और इसे पूरा बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि 20 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो 2 सेकंड लगेंगे इसे पूरा बाहर निकलने में। तो 11 में 2 सेकंड और ऐड कर दो, कितने हो गए? 30। और जब वो पूरा बाहर निकल आएगा तो आपका फ्लक्स फिर से 0। Am I clear with this question? आपको बस यहाँ पे समझना है, लिखने का काम इतना ज्यादा नहीं है। तो पहले 3 सेकंड तक तो एंट्री नहीं मारी, कुछ नहीं हुआ, फिर अगले 2 सेकंड में वो पूरा एंटर हुआ तो धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ा, फिर फ्लक्स कांस्टेंट रहा क्योंकि वो अंदर ही घूम रहा था अगले 6 सेकंड तक, क्योंकि 60 सेंटीमीटर चल रहा है, और फिर फाइनली डन है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट ईएमएफ पे, ईएमएफ इंड्यूस। तो पहली बात, ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? तो ईएमएफ तो आप जानते ही हो, ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब हम लोग फ्लक्स को चेंज करते हैं, डन है?
EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, वो अलग था, वो जो हम लोग एक बार अगर किसी को याद आ रहा हो सर ऐसा तो आपने वो कॉइल का पिछले वाले हॉर्स में कराया था, तो उसमें अलग था, उसमें कोई स्पीड की बात नहीं हो रही थी, उसमें 0 से B जाना था 2B, ये भी वैसा ही है लगभग, बट इसमें पूरी कॉइल को लेके जाना है। तो EMF इंड्यूस तो आ जाता है बेटा 0 से लेके 3 सेकंड तक, तो पहले 3 सेकंड तक कोई फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है तो EMF भी नहीं होने वाला। 3 से लेके 5 सेकंड तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF बनेगा, बट EMF अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, और कांस्टेंट रहेगा EMF, यानी 3 सेकंड के बाद EMF बनना शुरू रहेगा और 5 सेकंड तक कांस्टेंट रहेगा, यानी EMF इंड्यूस विल बी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट है, ये वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपका फ्लक्स चेंज कांस्टेंट रेट से हो रहा है तो आपका EMF इंड्यूस होगा। तो आपने कितना फ्लक्स चेंज किया? 0.004, क्योंकि पहले 0 था और अब मैक्सिमम 0.004 हो गया, और कितने टाइम में किया? 2 सेकंड में किया, तो चेंज इन फ्लक्स 0.004 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। देखो जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हुआ वही हमारा चेंज है, क्यों? क्योंकि हमारा इनिशियल 0 था, ठीक है। तो दिस वुड बी, अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो, तो अगर मैं आपसे बात करूं E - d∅dt, तो चलो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे भी आप देखना चाहो, तो फाइनल कितना है? 0.004, इनिशियल 0 था डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, यानी EMF नेगेटिव आएगा, तो ये दिखाएगा कॉज ऑफ प्रोडक्शन की अपोजिट है, इसलिए हमने इसे नीचे ड्रॉ कर दिया है। तो ये कितना आया? 0.002 वोल्ट, यानी आपका EMF नीचे बनेगा और वो भी 0.002 वोल्ट। डन है। आइए 5 से 11, 5 से 11 सेकंड फ्लक्स कांस्टेंट रहा, और अगर फाई कांस्टेंट है, फाई फ्लक्स कांस्टेंट है, तो EMF नहीं बनेगा, यानी 5 to 11 भी कोई EMF नहीं है। नाउ 11 to 13, 11 से 13 सेकंड तक फ्लक्स फिर से चेंज हुआ, 0.04 से 0 आ गया, इस बार फाइनल 0 है, इनिशियल ये है, और अगर आप सेम करते हो, ये है फॉर 3 to 5 सेकंड, ऐसे ही अगर आप करें फॉर 11 to 13 सेकंड, 11 से 13 सेकंड तक, E is equal to minus d∅dt, चेंज इन फ्लक्स 0 - 0.004 by 2, और यहाँ पे EMF आएगा 0.002 वोल्ट, पॉजिटिव था, पहले इंक्रीज की वजह से हो रहा था, डिक्रीज की वजह से, तो इस बार ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है? 13 सेकंड तक जब आप पूरा बाहर आ गए। डन विद द EMF। ऐसे ही तीसरी चीज आपसे करंट पूछी है, तो अगर हमसे उसने करंट पूछा है, तो ऐसे ही हम लोग करंट को देखेंगे, तो करंट तो वही होगा ना जहां पे हमारा EMF बना होगा, सीधी सी बात है। तो 0, 3, 5, 11, 13। अब करंट के लिए आप ट्राई करेंगे, तो पहले आपका EMF कितना बन रहा था? 3 से 5, इतना। R आपको दे ही गया है, I निकाल लीजिए, तो I आपका बनेगा 3 से 5, डाउनवर्ड यानी नेगेटिव, क्योंकि EMF भी नेगेटिव था। I = E/R होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट I = E/R। डन है। ऐसे ही 5 से 11 नहीं बनेगा, 11 से 13 बनेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? डन है। करंट वाला पोर्शन इस क्वेश्चन का मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूं। डन है। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन पे भी ध्यान रखेंगे। नाउ जस्ट ओनली द लास्ट सिंगल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और है जिसको मैं आपके साथ डील करना चाहूंगा, देन वी विल टेक द ब्रेक आउट ऑफ इट। Okay students, so this is the last question that I want to discuss from this chapter, जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ज्यादा ट्विस्टेड पार्ट है वो आधे हिस्से का तो हम लोग पहले कर चुके हैं, बट जो सेकंड पार्ट में जितना भी ट्विस्टेड पार्ट है वो इंडक्शन पे बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के देखो 3 न्यूमेरिकल कर लिए मैंने आपके साथ, एक लास्ट है जिसमें सेल्फ और म्यूचुअल दोनों आता है। इसको पिक करने का मेरा एक ही रीजन था, क्योंकि ये वो ऐसा न्यूमेरिकल है सिंगल वन ऑफ इट्स टाइप which includes the mutual induction torque and self induction torque। तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, पहले एक बार बात कर लेते हैं। What the question has, we have two long solenoids, दो long solenoid है, each of length L।
ये चीज उसने हमें बेनिफिट की दे दी कि उसने दोनों का लेंथ L रखा। देखो दोनों सोलिनॉइड का लेंथ L रखने से एक फायदा है कि जो आपका M12 है या M21 है वो दोनों का इक्वल आएगा। बट जैसे आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी, उसमें हमारे पास दोनों सोलिनॉइड की लेंथ सेम नहीं। अब अगर आप एक बार उन दो डिफरेंट सोलिनॉइड्स की लेंथ के लिए अगर आप डेरिवेशन करते हैं तो यू विल सी दैट कि हमारे एक्सप्रेशंस अलग आते हैं, बट वो बहुत एक्सेप्शन होते हैं, बट जब बोला जाए तब करेंगे। बट हमारे पास यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम है। द आउटर हैज एरिया A1 एंड नंबर ऑफ टर्न N1। तो जो आउटर कॉइल है उसका एरिया A1 है, नंबर ऑफ टर्न N1 है। एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर इनर वाले के लिए जो वैल्यूज है A2, यानी इसका एरिया A2 है और इसका नंबर ऑफ टर्न N2 है। नाउ ही इज आस्किंग राइट द एक्सप्रेशन, राइट लिखना है फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड और म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी आपको फर्स्ट का सेल्फ इंडक्शन लिखना है खुद का, फर्स्ट सेकंड का सेल्फ लिखना और म्यूचुअल लिखना है। तो चलिए आ जाते हैं पहले। तो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l, और म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n1 n2 a2 बाय l। l इसलिए क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी, ठीक है। अगर आपके पास देखो यहाँ पे ध्यान याद करने वाले पॉइंट हैं, अगर आप M12 निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो M12, तो एक्चुअल फॉर्मूला अगर सोलिनॉइड है तो आपका बनेगा म्यू नॉट n1 n2 a2 डिवाइडेड बाय लेंथ। किसकी, वो ध्यान देनी है, लेंथ आएगी 2 की। 2 की मतलब जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। 1 में निकालना है 2 की वजह से, तो 1 का फ्लक्स यानी 1 में कितना फ्लक्स हुआ, 1 के साथ फ्लक्स कौन लिंक करेगा 2, तो 2 की मैग्नेटिक फील्ड यानी 2 का लेंथ। और अगर आप M21 निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न तो ऐसे ही होंगे, एरिया हमेशा स्मॉल बट लेंथ 1 की। तो जब 1 2 निकाल रहे हो तो लेंथ 2 की, जब 2 1 निकाल रहे हैं तो लेंथ 1 की। बट यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम है तो L का L ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहो तो प्लीज ऊपर जाके मार्जिन में नोट बना के लिख सकते हो जहां पे आपने डेरिवेशन किया है। तो चलिए सेल्फ इंडक्शन करते हैं। सो सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल 1, तो L1 क्या बनेगा म्यू नॉट n1 स्क्वायर a1 बाय l। जस्ट केवल राइट करना है। सिमिलरली L2 भी क्या बनेगा म्यू नॉट n2 स्क्वायर a2 बाय l। एंड सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन क्या बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बनने वाला है M। तो M सिंस दोनों की लेंथ सेम है तो आइदर आप M12 लिखिए और आइदर आप M21 लिखिए, डजंट मैटर। तो यहाँ पे टीचर ने भी नहीं लिखा कि 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उसने कहा म्यूचुअल इंडक्शन निकालो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट n1 n2 a2 बाय l, हमेशा स्मॉलर वाला एरिया। एम आई क्लियर विद द पार्ट ए? क्लियर हो गया, सिंपल था। अब आते हैं पार्ट बी पे जिस पे काम करना है। So part B he is asking that prove that m is less than root over L1 by L2। वो ये बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, रूट ओवर L1 और L2 को बनाते हैं। m तो हमें मालूम है पर पहले इसका अरेंजमेंट करते हैं। तो L1 और L2 है, तो चलिए हेल्प करो मुझे। रूट ओवर L1 का वैल्यू म्यू नॉट n1 स्क्वायर a1 by l into L2 म्यू नॉट n2 स्क्वायर a2 बाय l। तो क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा रूट से, L1 L2, म्यू नॉट इज आउट, n1 इज आउट, n2 इज आउट और l इज आउट, और अंदर क्या बच गया a1 a2। क्लियर है। तो अब एक छोटा सा काम करेंगे, लेट सिंस, या फिर ट्राई करते हैं, लेट टेक m डिवाइडेड बाय रूट ओवर L1 L2। चलिए इसका रेशियो निकालिए, m डिवाइडेड बाय रूट ओवर L1 L2। m हमारे पास है और रूट ओवर L1 L2 हमने बना ही दिया, तो m की वैल्यू म्यू नॉट n1 n2 a2 डिवाइडेड बाय l। ये तो आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आई, और रूट ओवर L1 L2 जो हम लोगों ने बनाया था कितना आया
n1 n2 म्यू नॉट n1 n2 और l से l कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा भाई रेशियो, m डिवाइडेड बाय रूट ओवर l1 l2 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 a2। चलिए ऊपर भी a2 है नीचे भी a2 है बट रूट में है, तो अगर इसे हम लोग कंप्लीट रूट में लेते हैं तो ये क्या बनेगा a2 स्क्वायर, अगर इस a2 को रूट में ले जाए तो a2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है a1 a2, तो a2 से एक a2 कैंसिल, तो m बाय रूट ओवर l1 l2 क्या बनेगा रूट ओवर a2 बाय a1। क्लियर है? बट सिंस यू ऑल नो दैट a2 is less than a1, आप सबको दिख रहा है कि जो इनर वाला कॉइल है जिसका एरिया a2 है, तो इनर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया छोटा ही होगा, तो a2 अगर a1 से छोटा है यानी योर न्यूमरेटर पार्ट इज लेस देन योर डिनोमिनेटर पार्ट, तो ऑटोमेटिकली ये जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा। इस पॉइंट को समझे, a2 a1 से छोटा है तो ये जो आंसर है ये 1 से छोटा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी 1 से छोटा होगा, और रूट ओवर l1 l2 को उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा m would be less than root over l1 l2। Am I clear to that? And hence proof जो वो हमसे प्रूफ करवाना चाहता है। एक इंडिविजुअल है बिल्कुल अलग है जिसमें हमें सेल्फ और म्यूचुअल दोनों को एक साथ काम करवाया उसने, आई थिंक वन ऑफ इट्स इंडिविजुअल काइंड है, इसलिए तो इसे व्हाट्स यानी थिंकिंग ऑर्डर की स्किल में डाल दिया जाता है। क्लियर है? So that is whole from today's lecture. I hope you got something. मैंने कुछ सक्सेसफुली आप तक कुछ अलग क्वेश्चंस को पहुंचाने की कोशिश की है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके ऊपर रखे हैं जो आप सॉल्व करेंगे, तो एटलीस्ट ट्राई देम, डू दैट, उनको समझिए, उनको अंडरस्टूड कीजिए, केवल कॉपी पेस्ट मत कर दीजिए, पूरे लेक्चर को सुनिए समझिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी आफ्टर लिसनिंग टू दैट, एक बार नहीं आया तो दोबारा एक बार सुन लीजिए, रिकॉर्डेड का बेनिफिट उठाइए, और अगर फिर भी नहीं आया आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, सो प्लीज क्लियर मी आस्क। एंड एज यू नो दैट ये हमारे EMI का फिर लास्ट लेक्चर है, मतलब हमने थ्योरेटिकल तो पोर्शन खत्म ही कर दिया था, अब हम लोग किसको कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, तो आई होप आपने ट्रांसफॉर्मर कर दिए, तो अब सीधा सा बात है वी विल गो विद सम असाइनमेंट्स, कुछ असाइनमेंट जो कंप्लीट EMI से रिलेटेड होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, देन यू विल कंप्लीट दैट, आप उसे कंप्लीट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, एंड उसके जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर करेंगे। एंड एज यूजुअल आफ्टर सम 2-3 डेज के रिवीजन के बाद विद इन दिस वीक वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑन दिस, आई विल अनाउंस द डेट ऑफ द टेस्ट, आई विल लेट यू नो अबाउट द डेट ऑफ द टेस्ट, हम लोग उस चीज को कर लेंगे, पैटर्न आप लोग जानते हैं, एंड विद अ सीरियस नोट, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट टेस्ट नहीं दिया था प्लीज उनको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, इस चीज को अननेसेसरली और अनबेनिफिशियली मत लेके जाइए कि आपके पास कोई एक्सक्यूज हो, सर फोन खराब हो गया था उस दिन तबीयत, यार उस दिन तबीयत खराब हो गया उसके बाद भी तो देना है, आप उसे बाद में कर सकते हैं, बट यू थिंक दैट कि ओके ये तो क्लासरूम जैसे है ना, जैसे क्लासरूम में स्कूल में जाते थे, टेस्ट दिया, जिस दिन टेस्ट है उस दिन एब्सेंट हो गए तो अगले दिन देना नहीं पड़ेगा, वो आपकी चॉइस। अगर आपके अंदर एंजाइटी है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, आप आगे से टीचर को पूछेंगे सर आई वाज एब्सेंट बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द चैप्टर नाउ, या फिर मैं 2 दिन के बाद प्रिपेयर हो जाऊंगा, मेरा सिकनेस था, इलनेस था, मैं पढ़ नहीं पाया था, बट आफ्टर 2 days आई विल डेफिनेटली गिव यू द टेस्ट, प्लीज अरेंज द टेस्ट फॉर मी सेपरेटली, कोई अलग से टेस्ट दीजिए ताकि मैं कर सकूं। बेटा पढ़ाई आपको करनी है, इट इज योर फ्यूचर, योर करियर, योर मार्कशीट, आपका रिजल्ट होने वाला है, सब कुछ आपका होने वाला है, हम तो बस उस रिजल्ट को बस एक तरीके से उस मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे कि 1 साल आप लोगों के साथ मेहनत की एंड वी गेट अ बेनिफिशियल आउटपुट और आप लोगों ने दिया, बट एट लास्ट में जाके वो आपके पास रहेगा लाइफ टाइम तक। सो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द टीचर अगेन, नॉट योर टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप पूछते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है? तो प्लीज कंप्लीट इट, प्लीज दिस कंप्लीट ऑल द होट्स क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, और नेक्स्ट 2-3 डेज में कंप्लीट करके लेक्चर आज आपको मिल जाएगा, जिस डेट को आपको मिला है, तो अगले 2 या 3 दिन हार्डली इन 3 डेज के अंदर, जस्ट आफ्टर 3rd डे और 4th डे आपका टेस्ट है, 3rd और 4th डे मैं आपको बता देता हूँ, तो प्लीज प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, नो एक्सक्यूजेस, नो अदर रेलिवेंट पॉइंट्स, अगर कोई डाउट्स है प्लीज क्लियर आउट, ओके? सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।